हेलो बच्चों, मैं सूर्यभान सर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ जेई केमिस्ट्री एंड मॉडर्न साइंस क्लासेज मीरगंज एम पॉइंट सिवान। चलिए, तो पिछला सेशन में हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी बल्क एलिमेंट्स में ग्रुप 16 स्टार्ट किए थे, ऑक्सीजन फैमिली को स्टार्ट किए थे, जिसमें पिछला सेशन में हम लोगों ने हैलाइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली देखे थे। ऑक्सीजन फैमिली मतलब जो ही ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं वो हैलाइड्स के प्रति किस तरह के हैलाइड का निर्माण करते हैं। उसमें से पहला पढ़े थे हम लोग डाई हैलाइड, और डाई हैलाइड का बहुत सारे एग्जांपल भी हम लोग देखे थे किस किस रूप में एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा उस कौन से Se2Cl2 एग्जिस्ट नहीं करता, इसको क्वेश्चन भी हम लोग देखे थे। बोर्ड एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चंस को भी हमने किया था। आज उसी हैलाइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली में हम लोग को आगे बढ़ना है। तो पिछले क्लास वाला थोड़ा सा मैं रिव्यू करना है और स्ट्रक्चर से हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। क्लियर ना? तो चलिए हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पी ब्लॉक्स में ग्रुप 16 के दूसरा लेक्चर सेशन हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे हैलाइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। तो हैलाइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली को मैं रिव्यू करा रहा हूँ। हैलाइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, ओ फैमिली माने कि ऑक्सीजन फैमिली, इसका हिंदी दोस्त होगा ऑक्सीजन परिवार का हैलाइड, ऑक्सीजन परिवार के हैलाइड्स। और पहला हम लोग देखे थे डाई हैलाइड्स, पहला हम लोग देखे थे बाबू मेरे डाई हैलाइड्स। हमने एक बात लिखाया था पिछले क्लासेज में कि ऑक्सीजन और सल्फर ही केवल डाई हैलाइड फॉर्म करते हैं। ऑक्सीजन और सल्फर ही केवल डाई हैलाइड का निर्माण करते हैं, लाइक O2F2, H2F2, H2Cl2, SF2, OF2, इस तरह के हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। डाई हैलाइड कह रहे हैं माने कि उसमें हाइड्रोजन परमाणु 2 होनी चाहिए। तो हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देखे थे और बहुत सारा चीज एग्जिस्ट नहीं कर रहा था हैलाइड्स, उसका क्वेश्चन भी देखे थे क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है। इस पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने एक किया था सुपर एग्जांपल के साथ, ठीक है ना। तो डाई हैलाइड्स जैसे O2F2, यही ना था मेरे बाबू, क्या था H2F2 ले सकते हो, Se2Cl2 ले सकते हो, बहुत सारा एग्जांपल बना सकते हो। लेकिन ध्यान रहे केवल ऑक्सीजन और सल्फर ही डाई हैलाइड फॉर्म करते हैं, इनके अलावा ये भी हो सकते हैं SF2, OF2, ये भी तो मेरे दोस्त डाई हैलाइड है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या सीखने वाले हैं हम लोग। SF2 का आपसे स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, OF2 का हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर शेप इसका पूछ सकता है। देख मेरे भाई, इसको हम लोग देख लेते हैं शेप स्ट्रक्चर। जैसे ये फर्स्ट कंपाउंड से लेते हैं हम लोग SF2, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एकदम शानदार ट्रिक्स सीख लो, पहले कांसेप्ट समझो। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का यही ट्रिक्स होता है, क्या करिएगा, नंबर ऑफ मोनोवालेंट एटम ले लीजिएगा, जो रहेगा नंबर ऑफ मोनोवालेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवालेंट एटम और सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसमें डिवाइड कर देना है 2 से। यदि इस हाइब्रिडाइजेशन का वैल्यू कैलकुलेट करने के फलस्वरूप यदि 2 आए तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और शेप लीनियर होता है। ये सब चीज हम लोग सीखे हुए हैं 11th में, ठीक है ना। इसका एक स्पेशल वीडियो में बना करके अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं उसको। क्लियर ना? तो जो लोग को दिक्कत हो रहा है, ठीक है, मैं एक इसका हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर एक्साइटेशन रूल का मैं एक स्पेशल वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। उसमें हर चीज रहेगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर ब्लॉक्स का कंपाउंड्स को हम लोग कवर कर लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन सीख लेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ट्रिक्स यही है। 2 आएगा तो sp, 3 आएगा तो sp2, 4 आता है तो sp3, 5 आता है मेरे भाई तो sp3d, 6 आएगा तो sp3d2। ध्यान दीजिएगा, इतना ही तक आएगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं आएगा मेरे दोस्त। अब ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन का जो स्टेरिक नंबर वैल्यू होता है 2 आएगा तो sp, 2 देखो, एगो s एगो p, 2 हो गया। यदि 3 आएगा तो एगो s दूगो p, देखे s 1 और दूगो p, 3 हुआ ना, 3। ये देखो कितना है, s और p 3 गो, 4 माने 4 आएगा तो sp3।
5 आएगा तो sp3 4 आएगा, डी ले लेना। 6 आएगा तो sp3 4 हो गया, और डी और 2 ले लो 6 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करके निकाल रहा हूं। देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। इसके प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो क्या बोला हमने, मोनोवायलेंट एटम की संख्या, नंबर ऑफ मोनोवायलेंट एटम। फुलरीन जितना हैलोजन है मोनोवायलेंट होता है, तो 2 है इसकी संख्या, तो लिख देंगे 2 प्लस सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट है, 6a का एलिमेंट से, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। हमने बताया कि 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके फलस्वरूप क्या आने वाला है, 4 आने वाला। 6 और 2 8, और 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 4। मेरे भाई यदि 4 आएगा तो आप बताइए क्या होगा, sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाला है मेरे भाई, sp3 आने वाला है। जब भी sp3 आएगा तो स्ट्रक्चर हम कहें तो टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा स्ट्रक्चर। हमने शेप की बात नहीं कर रही है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो इस तरह से एक्स्ट्रा में, इसको आप नोट कर सकते हो कंसेप्ट जो हमने बता रखा आपको, ध्यान दीजिएगा। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आप देखे हैं कैसे होता है, सेंट्रल एटम इधर इधर ऐसे ऐसे होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। आप फोकस करिएगा, ऐसे बनाते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल एटम तो सल्फर हो गया, दो ही मात्र 2 ही फुलरीन है। अब फुलरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो सिंगल बॉन्ड। अब 2 के जगह पर लोन पेयर देखिए कैसे निकालते हैं। लोन पेयर यदि निकालना हो ना, लोन पेयर की संख्या, तो ये कितना है, ऑर्बिटल, एक s और p 3, तो 4 हुआ, 4 ले लीजिएगा, माने जो हाइब्रिडाइजेशन का वैल्यू आएगा उसको ले लीजिएगा। और सराउंडिंग एटम माने सेंट्रल एटम को छोड़ दीजिए, सराउंडिंग एटम 2 है तो 2 को माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ 2 को क्या कर देना है, यहाँ माइनस कर देना है, तो क्या आएगा आपका वैल्यू, 4 में से 2 गया 2, माने इसके पास लोन पेयर की संख्या बात करें तो कितना है, 2 है। तो यहाँ पर एक लोन पेयर लगा दीजिए और यहाँ पर एक लोन पेयर लगा दीजिए। अब खूब ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा रोटेट करिएगा तो इसका शेप जो मिल रहा है वी शेप मिल रहा है, वी शेप, यही ना है। स्ट्रक्चर और शेप में बहुत अंतर है। स्ट्रक्चर जो हमने कंसेप्ट पढ़ रखा है, हाइब्रिडाइजेशन 4 आए तो टेट्राहेड्रल, 2 आए लीनियर, 3 आए ट्राइगोनल प्लेनर, इस तरह के होता है स्ट्रक्चर। लेकिन शेप में क्या होता है, लोन पेयर को हम ढक लेते हैं, लोन पेयर को छोड़ देते हैं, उसके बाद शेप देखिएगा तो वी के जैसा है, इसलिए इसका शेप क्या है, वी है। आई होप कि आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। इसको आप नोट कर सकते हो या इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। देखिए अब दूसरा हम एग्जांपल और लेते हैं, OF2 वाला भी देख लेते हैं हम लोग। OF2 दूसरा देख ले भाई, OF2 इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं मेरे बाबू। हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक बता रखा है। मोनोवायलेंट एटम फुलरीन होता है, ध्यान रहे, जितना हाइड्रोजन है मोनोवायलेंट होता है, इनके अलावा हाइड्रोजन होता है, यही दोनों मोनोवायलेंट होता है, इनके अलावा और कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 है तो 2। अब सेंट्रल एटम किसको कहते हैं, जो अकेले रहता है कंपाउंड्स में उसको सेंट्रल एटम कहेंगे, या जिनकी संख्या कम होती है, ठीक है, या कोवैलेंसी जिनकी ज्यादा होती है, स्पष्ट ना। अब ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, और अपने मन से 2 से भाग देंगे तो फिर यहाँ पर आने वाला है 4। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा, ठीक है ना। क्या होगा, sp3 होगा हाइब्रिडाइजेशन। चलिए इसके शेप की चर्चा करते हैं। तो टेट्राहेड्रल मेरे को बनाना है, ऑक्सीजन है और 2 ही फुलरीन है तो 2 फुलरीन लगा दीजिए, और लोन पेयर यहाँ निकालिएगा, lp लोन पेयर निकालिएगा तो 4, और सराउंडिंग एटम 2 को फुलरीन है, 2 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 को लोन पेयर आ रहा है तो 2 को लोन पेयर बना लेंगे। फिर इसका शेप बनाना है तो इसको ढक लीजिए, फिर वी शेप आ रहा है, इसका शेप जो आ रहा है वी शेप आ रहा है। बात समझ में आ गया होगा, आई होप कि कंसेप्ट बहुत अच्छा समझ गए होंगे आप। तो ये डाई हैलाइड का इंफॉर्मेशन आपको हमने बता रखा, क्लियर। चलिए हम लोग अब देखते हैं टेट्रा हैलाइड को। टेट्रा हैलाइड भी एग्जिस्ट करता है, ध्यान दीजिएगा। टेट्रा हैलाइड दूसरा देखते हैं हम लोग।
डाई हैलाइड के बाद टेट्रा हैलाइड, चतु हैलाइड, हिंदी होगा चतु हैलाइड। टेट्रा हैलाइड का एग्जांपल, सबसे सुपर एग्जांपल लेता हूं मैं, SF4। ध्यान दीजिएगा यहां 4 फुलरीन है तो टेट्रा हैलाइड कहेंगे। इसके हाइब्रिडाइजेशन की जिक्र करें हम, शेप की जिक्र करें तो मोनोवैलेंट एटम 4 है मेरे दोस्त, और सेंट्रल एटम सल्फर है तो इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। 2 से भाग दीजिएगा मेरे भाई तो 6 और 4 10 और 2 से भाग दीजिएगा तो 5। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है sp3d। देख लो 5 है, sp3 4 1 d, 5 हो गया दोस्त। अब इसका मेरे को शेप बताना है। क्या बताना है? शेप। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल तो स्ट्रक्चर होगा, शेप देखना है तो लोन पेयर को हम लोग निकालेंगे पहले। तो 5 माइनस सराउंडिंग एटम 4 है तो यहां पर लोन पेयर की संख्या 1 आने वाला है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर sp3d का होता है ट्राइगोनल, ठीक है ना, बाई पिरामिडल होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। लेकिन यहां पर आप ध्यान देंगे जरा, लोन पेयर की संख्या कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो इसका स्ट्रक्चर यदि बनाए तो F सल्फर और ये ट्राइगोनल बना दे मेरे भाई, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ट्राइगोनल मैंने बना रखा, इसको डॉट डॉट मिला दिया ताकि आपको इमेजिनेशन हो पाए। अब देखिए फुलरीन तो हमारे पास कितना है, कितना है? 4 है। चलिए एक ऊपर लगाएंगे एक नीचे लगाएंगे, लेकिन फुलरीन 1 2 3 और 4 ही है तो कहीं पर भी एक को एडजस्ट कर दो, यहाँ एडजस्ट कर दिया तो एक लोन पेयर नीचे एडजस्ट कर दो, यहाँ लोन पेयर कर दो। अब ध्यान देंगे, अब इसका स्ट्रक्चर कुछ कैसा दिख रहा है मेरे को, इसका स्ट्रक्चर को इमेजिनेशन करिए। यदि नीचे रहता तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जब ए वो खत्म हो गया नीचे वाला ढक लेंगे, शेप बताना है तो ट्राइगोनल पिरामिडल इसका शेप होगा। क्या होगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसका शेप जो होगा ट्राइगोनल पिरामिड या पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये था टेट्रा हैलाइड। अब हम लोग देखेंगे बाबू मेरे हेक्सा हैलाइड और लास्ट हैलाइड है, बस हेक्सा हैलाइड तक जाएगा क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है इसलिए। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन इत्मीनान से ले सकते हो बाबू मेरे। अब ध्यान देंगे मेरे दोस्त, हेक्सा हैलाइड तीसरा मेरे भाई, हेक्सा हैलाइड की बात करेंगे आपसे। हेक्सा मतलब 6, हैलाइड मतलब कोई हैलोजन। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो इसका मेरे भाई, जैसे कि SF6 सबसे सुपर एग्जांपल, SeF6, ठीक है ना। आप ले सकते हो मेरे भाई TeCl6, देखना 6 हैलोजन है तो क्या कहेंगे इसको? हेक्सा हैलाइड। ध्यान रहे ऑक्सीजन सल्फर केवल डाई हैलाइड ही, ऑक्सीजन केवल डाई हैलाइड फॉर्म करता है, ठीक है ना। सल्फर डाई हैलाइड के अलावा अन्य सभी फॉर्म करता है, ध्यान रहे मेरे दोस्त। तो आप इसका क्या देख लिया आप? हेक्सा हैलाइड। अब इसमें हेक्सा हैलाइड कैसे 6 गो बॉन्ड बनाता है? तो सबसे पहले हम लोग सल्फर लेते हैं, इसका विन्यास होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, थर्ड पीरियड का होगा तो 3s2 और 3p4 और 3d तो इसमें नहीं होता है, खाली होता है 3dg। इसका ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो ये होगा s के लिए 1 बक्सा, p के लिए 3 और d तो खाली है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 भर दें, इसमें 4 है तो 1 2 3 फिर जोड़ा लगा दीजिए 4। अब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अभी तो कोवैलेंसी इसका देखिएगा CV बॉन्ड बनाने की क्षमता, कोवैलेंसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही है, ठीक है। अब देखो इसका एक्साइटेड स्टेट आप देखते हैं, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट देखते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में क्या है मेरे दोस्त? तो यहां पर इसके पास खाली ऑर्बिटल है, तो ये जो जोड़ा इलेक्ट्रॉन है ना, इसका जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसमें कूद के चला जाएगा। सर ये भी तो जोड़ा इलेक्ट्रॉन ये भी तो कूद के जाएगा, एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन कूद के जाएगा। फिर एक्साइटेड स्टेट उत्तेजित अवस्था सेकेंड लेंगे तब कूद के जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन,
1 2 3 4 पहले से इसमें एक है और इसमें है जोड़ा तो इसमें कूद के चला जाएगा। तो यहाँ पर इसका कोवैलेंसी बॉन्ड बनाने की क्षमता 3 और 1 4 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 4 होगा। यहाँ पर इसका कोवैलेंसी 1 और 3 4 और 2 6 है। मतलब यहीं पर SF6 फॉर्म होता है, यहीं पर SF6 फॉर्म होता है। तो SF6 का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। चल मेरे भाई SF6 को देखते हैं, एक देख लिया तो सब निकल जाएगा। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो सेंट्रल एटम है और सराउंडिंग एटम मोनोवैलेंट फुलरिन 6 है तो 6। ध्यान दीजिएगा सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, इसमें 2 से भाग देंगे तो आपका 6 आएगा। जब भी 6 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 sp3d2। और जब sp3d2 आता है तो स्ट्रक्चर स्क्वायर बाय पिरामिडल या उसको ओक्टाहेड्रल बोल सकते हैं। ओक्टाहेड्रल बोलना सही माना जाता है, ओक्टाहेड्रल बोलना सही माना जाता है। इसका स्ट्रक्चर चलिए बनाते हैं। स्क्वायर बना लीजिए, फुलरिन 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 फुलरिन, डॉट डॉट मिला दीजिए आप। चल मेरे भाई ठीक है, एक फुलरिन नीचे एक फुलरिन ऊपर, इसको भी मिला सकते हो। अब इमेजिनेशन करिएगा तो आपको 3D में फील होगा, एकदम 3D में फील होगा, ठीक है ना, एकदम 3D में आपको फील होगा, जिसको हम लोग ओक्टाहेड्रल कहेंगे। ठीक है ना, क्या लिखेंगे यहाँ, ओक्टाहेड्रल, ओक्टाहेड्रल। शेप या ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर ओक्टाहेड्रल होता है। तो भाई मेरे आप अच्छा से समझे होंगे, इसको आप नोट करें। हैलाइड्स का कंसेप्ट हम लोग सीख लिए। अब यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है। क्या सर क्वेश्चन उठता है? सर जी इसके पास तो खाली ऑर्बिटल है, एक्साइटेड स्टेट में उत्तेजित अवस्था में भी इसके पास खाली ऑर्बिटल है। अब इसके पास खाली ऑर्बिटल है और जिनके पास खाली ऑर्बिटल होता है, वेकेंट ऑर्बिटल होता है, खाली बक्सा होता है, उसका जल के साथ अभिक्रिया आसानी से हो जाता है, माने उसका हाइड्रोलिसिस जल अपघटन आसानी से हो जाता है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है तो कारण पहले समझिएगा। SF6 का हाइड्रोलिसिस इसलिए मेरे दोस्त नहीं होता है, यहां पर फुलरिन 6 है और सल्फर का जो साइज है तनिक छोटा है। अदर ऑक्सीजन को छोड़कर सल्फर पड़ता है, उसके नीचे सब बड़ा बड़ा एलिमेंट्स है। तो ऑक्सीजन का साइज, सल्फर का साइज छोटा है और 6 गो फुलरिन चारों तरफ से इसको घेर लेता है, मतलब पैक कर लेता है, पैक कर लेता है कि इधरों से पानी को एंट्री नहीं करने देता, उसमें घुसने नहीं देता है, अपने शेप में घुसने नहीं देता है। जब पानी उसमें एंट्री नहीं करेगा तो फिर ये टूटेगा नहीं, इसलिए इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। इनके अलावा, जी हाँ, इनके अलावा जो भी हेक्सा हैलाइड होंगे सल्फर को छोड़कर, जो भी हेक्सा हैलाइड होंगे सबका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उसमें सेंट्रल एटम जो होगा उसका साइज बड़ा होगा, तो फुलिन को भी आसानी से चारों तरफ एडजस्ट, भी एरिया ज्यादा है तो आसानी से एडजस्ट कर लेगा, और पानी आएगा तो उसके साथ भी आसानी से कॉम्बिनेशन कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। तो ध्यान रहे, यहां पर मैं नोट लिख दे रहा हूं, समझ लीजिए पहले कि SF6 के पास खाली ऑर्बिटल है, फिर भी इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, फिर भी इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, माने जल के साथ अभिक्रिया नहीं होता है, क्योंकि इसमें 6 फुलरिन परमाणु के द्वारा ज्यादा हिंडर्ड होता है, चारों तरफ से घेर लेता है, ठीक है ना, ज्यादा स्टेरिक हिंडर्ड होता है, जिसकी वजह से इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। लेकिन जबकि इनके अलावा अन्य कोई भी हेक्सा हैलाइड आ जाए सबका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। क्लियर ना? मैं इस बात को लिखा दे रहा हूं। और क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में मेरे बाबू, जेईई नीट में खूब क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में किसका हाइड्रोलिसिस संभव है। आपको ऑप्शन दे देगा ए SF6, B SEF6, C A and B, D none of these। तो किसका संभव है? SF6 का तो है नहीं, तो A और B
सी जो ऑप्शन दिए गए वो छट गया ना, तो ए और सी छट गया। अब SeF6 और नॉन ऑफ दीज आपके पास ऑप्शन बचा, तो SeF6 का आसानी से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। केवल सल्फर का हेक्साहाइलाइड का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, उनके अलावा कोई भी आ जाए हेक्साहाइलाइड, सबका हाइड्रोलिसिस जल के साथ अभिक्रिया आसानी से देगा। आई होप कि आप अच्छा से कंसेप्ट को समझे होंगे। और मैं इस स्टेटमेंट को लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, क्वेश्चन बोल दे रहा हूं किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन बनवा भी दे रहा हूं मैं, तो इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या नोट कर लें। तो बच्चों यहां पर हमने नोट लिख रखा है जो हमने समझाया है। क्या समझाया? तो SF6 में सल्फर एटम के पास खाली ऑर्बिटल है, बिल्कुल है, डी ऑर्बिटल खाली है, फिर भी इसका हाइड्रोलिसिस मतलब जल अपघटन संभव नहीं है। क्या कारण? क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंडर्ड किनके द्वारा? तो 6 फ्लोरीन एटम द्वारा अधिक होता है, जबकि अदर हैलाइड्स कैन बी हाइड्रोलाइज, जबकि अन्य हैलाइड जो होंगे हेक्साहाइलाइड उनका हाइड्रोलिसिस संभव है। इसका कारण हर चीज हमने समझा दिया है। अब क्वेश्चन कैसे सब्जेक्टिव बन सकता है? यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि SF6 का हाइड्रोलिसिस माने कि जल अपघटन संभव नहीं है, जबकि SeF6 चाहे TeCl6 का जल अपघटन संभव है। क्यों? तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है। तो क्या करिएगा मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जवाब कैसे लिखेंगे आप जरा फोकस करेंगे। इसका जवाब हम लोग लिखेंगे किस तरह? बस इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यही स्टेटमेंट सीधा उतार देना है, हो गया। यही स्टेटमेंट उतार देना है, बस हो गया। क्लियर? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछेगा? निम्न में किनका जल अपघटन संभव है? किनका जल अपघटन संभव है? तो आपको पता है कि SF6 को छोड़कर बाकी सबका जल अपघटन संभव है। तो जल अपघटन किसका संभव है ये पूछ रहा है, तो SF6 का तो होगा नहीं, SeF6 का होगा, इसको छोड़कर अन्य कोई भी हेक्साहाइलाइड है होगा। ये ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि ए शामिल है, नन ऑफ दीज होगा नहीं, तो आंसर SeF6। स्पष्ट ना? तो इसका आप शॉर्ट स्क्रीन या आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हो, नोट करिए। ध्यान दीजिएगा। अब हम इसके थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा कर ले। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग को आसानी से आता है, फिर भी इसमें पढ़ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको फर्स्ट में ही पढ़ाना चाहिए था, लेकिन हम लोग समझते हैं इसलिए हमने सोचा कि छोड़ दिया जाए, लेकिन नहीं, सबको कवर करना है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले ताकि वायलेंसी इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप का भी क्लियर हो जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैलोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी होता है मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो ओरिजिनल स्टाइल से T4, यही ना एलिमेंट्स ग्रुप 16 के होते हैं, या 6A इसको बोलिए ग्रुप 16, या 6A बोलिए इसको, या ऑक्सीजन फैमिली बोलिए, यही होता है मेरे दोस्त। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरे बाबू, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबसे पहले हमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो ग्रुप 16 के तत्वों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2Np4। ये जो होता है मेरे बाबू, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑक्सीजन फैमिली का। अब कैसे? ये तो आपका ये और ये जो भी है, ये आपका सेकेंड पीरियड का है, ठीक है ना, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ, ये 5th, ये 6th, पिछले लेक्चर सेशन में हमने बताया है, ठीक है ना। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, तो N के जगह पर 2 रख दीजिए, तो इसका विन्यास हो जाएगा 2s2 2p4, इसका 3 रख दीजिए तो 3s2 3p4, इसका 4 रख दीजिए 4s2 4p4, इसका हो जाएगा 5s2 5p4, इसका हो जाएगा 6s2 6p4। क्लियर? किसी को कहीं कंफ्यूजन नहीं है? अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आउटर मोस्ट है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है।
इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें 2 और 4 6, सब में 2 4 6, 2 और 4 6 सब में है। इसी को हम लोग वायलेंस इलेक्ट्रॉन VE कहते हैं 6। अब इसका वायलेंसी मेरे को बताना है, तो हम लोग वायलेंसी बताने के लिए 8 में से वायलेंस इलेक्ट्रॉन घटाते हैं, माने 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2। तो ये जनरली ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, पोलेनियम इस सब के लिए होता है, ठीक है ना वायलेंसी। लेकिन यहां पर वायलेंसी 6 भी होता है। ये वायलेंसी 6 किसके किसके लिए हो सकता है, तो सल्फर के लिए हो सकता है, सल्फर के लिए हो सकता है, सेलेनियम के, टेलरियम के लिए होता है। पोलेनियम तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, तो फिर उसके बारे में अध्ययन मेरे को करना ही नहीं है। बहुत सारे टीचर बताते हैं कि इसका वायलेंसी 2 होता है, बिल्कुल होता है, उनका सही कहना है, जनरल वायलेंसी 2 होगा। हमने आपको बताया है कि 2 वायलेंसी होता है ऑक्सीजन सब एलिमेंट्स के लिए, लेकिन ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य का वायलेंसी 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, माने विभिन्न बॉन्ड बनाने की क्षमता को वायलेंसी कहा जाता है। तो इसको आप इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कंसेप्ट को नोट कर सकते हो, वायलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 और वायलेंसी 2 आएगा, जनरल वायलेंसी ये है, ठीक है। अब इसके फिजिकल स्टेट की चर्चा करेंगे, इसको आप नोट करें। देखिए फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था देखते हैं इसका, इस ग्रुप का फिजिकल स्टेट, हिंदी आप लिख सकते हो मेरे दोस्त भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था। ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल स्टाइल से टिपो, ठीक है ना। पोलेनियम को मैं छोड़ रहा हूं चूंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रुप 6A के है एलिमेंट्स, ठीक है ना, इनका एग्जिस्टेंस O2 के रूप में होता है, बाकी सब का एग्जिस्टेंस 8 मॉलिक्यूल के रूप में होता है। इसका S8, इसका Se8, इसका Te8। इसका साइज छोटा होने के कारण, साइज स्मॉल होने के कारण इसमें पी पाई बॉन्ड पाया जाता है, और इनका साइज बड़ा होने के कारण, साइज बड़ा होने के कारण, ठीक है ना, लार्ज होने के कारण इसमें पाई बॉन्ड नहीं होता है, इसमें ये सिग्मा फॉर्म करते हैं। अब ये आप समझिएगा जरा क्यों, इसका साइज छोटा होता है इसलिए O2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, और ऑक्सीजन O2 है, इसमें पाई बॉन्ड पाया जाता है, और ये पी ब्लॉक के हैं एलिमेंट्स, इसलिए ये पी पाई बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन ये पाई बॉन्ड, इनके अलावा ये सभी केवल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनेबे नहीं करते हैं, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, इसलिए लार्ज साइज के होने के कारण पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अन्य कंपाउंड में बिल्कुल करेंगे पाई बॉन्ड, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप इतना नोट कर सकते हो, इसके स्टेटमेंट में डिटेल्स लिख दे रहा हूं जो समझाया हूं, ठीक है ना। चलिए नोट करिए। तो बच्चों जो हमने फिजिकल स्टेट समझा रखा है उसी बात को मैंने स्टेटमेंट के थ्रू लिख दिया है कि ऑक्सीजन जो है इनका साइज छोटा होने के कारण ये पी पाई बॉन्ड बनाते हैं, तथा ये O2 के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। किस रूप में एग्जिस्ट करता है, O2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, ये बता दिया हमने। जबकि सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम का साइज लार्ज माने बड़ा होने के कारण ये पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है, नहीं बनाते हैं। ये सब S8, सल्फर S8 के रूप में, सेलेनियम Se8 के रूप में, टेलरियम Te8 के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर, बात समझ गए होंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसमें पी पाई बॉन्ड उपस्थित है। जाहिर सी बात है किसमें है मेरे भाई, O2 में है पी पाई बॉन्ड। आंसर O2 ढूंढ ले, आपका डी हो जाएगा। इसमें तो पाई बॉन्ड बनेबे नहीं करता है। तो आई होप कि कंसेप्ट अच्छा समझे होंगे। इसको आप नोट कर सकते हो या इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो, मैं मिटा रहा हूं। अब हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, कुछ सल्फर के बारे में। सल्फर के थोड़ा एलोट्रॉप्स को देखते हैं, ठीक है। हालांकि सल्फर के एलोट्रॉप्स स्पेशली हमको आगे पढ़ना है, थोड़ा सा मैं जिक्र यहां कर दे रहा हूं एक दो बार, ठीक है ना। सल्फर ध्यान दीजिएगा, सल्फर तो आपको पता है कि S8 के रूप में एग्जिस्ट करता है। ये S8 के अलावे S6, S2 ETC में एग्जिस्ट करते हैं। मैं ले रहा हूं S8 और S2।
S6। H2 पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है जैसे O2 होता है। इसके बारे में सब डिटेल्स हम लोग करेंगे। अभी आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ आइडिया, इसका स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर टोपी की तरह होता है। टोपी माने क्राउन, देखें क्राउन जो राजा महाराजा पहनते हैं, ठीक है ना, वही टोपी की क्राउन की तरह होता है, ठीक है ना। किस तरह से स्ट्रक्चर एसेट का होता है तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये होता है, देखिए एकदम उल्टा टोपी की तरह है, ठीक है। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 2 बॉन्ड के निर्माण में भाग लिया तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा जो कि 2 लोन पेयर के रूप में होंगे। टोटल लोन पेयर भी पूछा जाए तो 8 दूना 16, 1 पर 2 है तो 8 दूना लोन पेयर 16 हो जाएगा। बात समझ में आएगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पर जो एंगल बनता है ध्यान रहे, जो एंगल बनता है 107 डिग्री का बनता है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन सल्फर का पूछा जाए तो sp3 होता है। इसका जो शेप होता है क्राउन शेप होता है, क्राउन शेप टोपी की तरह, ठीक है। इसमें जो एस सिंगल बॉन्ड, एस का जो बॉन्ड लेंथ होता है 204 पिकोमीटर होता है, जो एस सिंगल बॉन्ड एस का बॉन्ड लेंथ है। क्लियर। यहाँ पर ये क्राउन शेप होता है। एक होता है इसका चेयर फॉर्म होता है, माने चेयर के जैसा होता है, कुर्सी के रूप में होता है, कुर्सी के जैसा होता है। कैसे कुर्सी बनाते हैं हम लोग, यही ना है कुर्सी, चेयर, ठीक है ना। ये अब प्रत्येक कर्नल पर आप सल्फर लगा दो, यहाँ भी सल्फर लगा दो, ठीक है। प्रत्येक के पास लोन पेयर तो 2 होगा, लगा सकते हो। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। ये चेयर फॉर्म है, हमने ऊपर भी लिख दिया है चेयर फॉर्म है। इसमें जो एस सिंगल बॉन्ड एस का बॉन्ड लेंथ होता है 205.7 पिकोमीटर होता है, 205.7। इसमें जो बॉन्ड एंगल ये होता है 102.2 डिग्री, 102.2 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल। क्लियर। तो इस इंफॉर्मेशन को आप लोग नोट कर सकते हो। S2 होता है, बहुत सारा होता है, इसका डीपली अध्ययन करना है एलोट्रॉप के बारे में। फिर इसको हम लोग एक को कहते हैं मोनोक्लिनिक, एक आपको बता देते हैं। अभी इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा जरा, अब हम लोग देखते हैं इसका एलोट्रॉप चर्चा कर लेते हैं, या हम लोग देख लेते हैं इसका केटानेशन प्रॉपर्टीज को, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, केटानेशन, केटानेशन प्रॉपर्टीज के बारे में हमने आपको बताया है। जब नाइट्रोजन फैमिली हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय केटानेशन प्रॉपर्टीज बताया है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत में हम लोगों ने केटानेशन प्रॉपर्टीज को सीखा है। केटानेशन प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो किसी परमाणु द्वारा अपने से माने स्वयं से जुड़ने की प्रवृत्ति को केटानेशन गुण कहा जाता है। जैसे हमने बताया था ग्रुप 4th A में या 14 में, ठीक है ना, कार्बन फैमिली में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिलिकॉन सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। जर्मेनियम जर्मेनियम सिंगल बॉन्ड, SN SN, ठीक है ना। मतलब ये कार्बन 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 जुड़ते जाएगा, वैसे ही सिलिकॉन सिलिकॉन जुड़ते जाएगा, जर्मेनियम जर्मेनियम जुड़ते जाएगा, SN SN जुड़ते जाएगा। तो इसमें किसमें ज्यादा बॉन्ड बनाने की, चेन बनाने की क्षमता है, माने केटानेशन प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा कार्बन कार्बन में होता है, तब सिलिकॉन सिलिकॉन, तब जर्मेनियम। इसका लगभग दोनों के क्या होता है, सेम होता है। वैसे ही हम लोग क्या देखे थे, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे थे, तो हमने आपको बताया था नाइट्रोजन फैमिली में 5th A ग्रुप में कि इसमें फास्फोरस फास्फोरस का ज्यादा होता है, ठीक है ना।
फास्फोरस का ज्यादा होता है। उसके बाद नाइट्रोजन का मजबूती ज्यादा होता है। उसके बाद आर्सेनिक को बताए थे हमने। उसके बाद क्या पड़ता है, एसबी ले लीजिए। ये केटानेशन प्रॉपर्टीज का ऑर्डर है। वैसे ही हम लोग को यहाँ पर क्या देखना है, ग्रुप 6A माने ऑक्सीजन फैमिली वाला को देखना है। ऑक्सीजन फैमिली में सबसे ज्यादा केटानेशन प्रॉपर्टीज होता है तो सल्फर का, उसका सेलेनियम का, सल्फर के बाद सेलेनियम और सेलेनियम के बाद ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का, और लास्ट में टेलेरियम ले लीजिए। अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा भाई कि आखिर क्यों ऑक्सीजन का यहाँ पर केटानेशन श्रृंखलन गुण ज्यादा है। यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट में कार्बन पड़ रहा है, फर्स्ट सदस्य कार्बन है तो इसका ज्यादा है। यहाँ पर देख रहे हैं भाई नाइट्रोजन का होना चाहिए तो फास्फोरस का है। चल भाई चलेगा ये क्या हुआ कि ऑक्सीजन लास्ट में ठेला गया। यहाँ पर आपके माइंड में ये क्वेश्चन जनरेट होता होगा कि ऑक्सीजन का श्रृंखलन गुण सल्फर से कम है क्यों, या सेलेनियम से कम है क्यों। तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन ये जो है ना, इसका साइज छोटा होता है ऑक्सीजन का। इस सभी एलिमेंट्स में ऑक्सीजन का साइज छोटा है। और लोन पेयर है तो लोन पेयर के बीच रिपल्सन होगा। जब ये रिपल्सन होगा तो दूर जाएगा तो ये टूटने को हो जाएगा, इसलिए इसका केटानेशन, ये जब कमजोर होगा तो इसका केटानेशन प्रॉपर्टीज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो इसका कारण कि लेस केटानेशन, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सीजन का केटानेशन प्रॉपर्टीज सल्फर या सेलेनियम से कम होता है क्यों, लेस होता है क्यों। कारण दे देगा ऑप्शन ए कि लोन पेयर रिपल्सन, बी एट्रैक्शन, सी अदर कुछ दे देगा। तो आपको ये बात याद रहे कि लोन पेयर रिपल्सन मेन फैक्टर है। इसका शॉर्ट स्क्रीन या इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए केटानेशन गुण देख लिया हमने। और एक बात, जो सल्फर का हमने आपको बताया है एलोट्रॉप्स की बात करते हैं एक बार फिर। हिंदी होता है अपरूप, हिंदी क्या होता है, अपरूप होता है। तो ऑक्सीजन पर फर्स्ट सदस्य है तो ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन का अपरूप एग्जिस्ट करता है किस रूप में, एक O2 के रूप में और एक O3 के रूप में। O2 के रूप में एग्जिस्ट करता है जिसको डाई ऑक्सीजन कहता है, ठीक है। और O3 के रूप में एग्जिस्ट करता है इसको ओजोन या ओजोनाइड ऑक्सीजन कहते हैं। इसी को हम लोग ओजोन या ओजोनाइड ऑक्सीजन कहते हैं। तो ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉप होते हैं, एक O2 एक O3, ये मुख्य एलोट्रॉप है। इसी प्रकार अभी हमने आपको सल्फर का बताया है, इसको भी बता दे रहा हूं मैं। सल्फर का भी दो होता है, एक मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, एक ऑर्थोहोम्बिक सल्फर, ठीक है ना। इसका डिटेल्स मेरे को आगे पढ़ना है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो इसको आप लोग नोट करिए, इसके आगे मैं बता रहा हूं। तो जो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था, किस तरह के ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स। तो ऑक्सीजन एवं सल्फर का हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होने के कारण, ऑक्सीजन और सल्फर का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उच्च होने के कारण नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। ज्यादातर पॉजिटिव भी दर्शा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज्यादातर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। क्यों, तो उच्च इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होने के कारण। जबकि इस ग्रुप के अन्य जो एलिमेंट्स है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। कैसे, तो कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पर समझा रखा है, जरा समझिएगा। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें तो ऑक्सीजन सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव, बेसिकली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने का। चलिए
तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। क्योंकि हम लोग ऑर्डर जानते हैं, फोन क्लब इस तरह के आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऑर्डर, तो हाइड्रोजन से ज्यादा है इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, दो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा दो, तो सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन खींचेगा, दो को इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो -2 यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। एकदम सेम वैसे ही इसमें भी देखिए सल्फर का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इससे ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर सल्फर से हाइड्रोजन दो बॉन्ड बनाएगा मान लीजिए, तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है तो इसके भी इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है दूसरे का, 1 2, तो -2 आएगा, तो इसका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे ही H2O2 में निकाला जाए तो हाइड्रोजन फिर से, तो इसका -1 आता है। यहाँ पर देखिएगा जरा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सल्फर का निकाले, ठीक है ना, तो यहाँ पर सल्फर का और ऑक्सीजन में कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो सल्फर का कम होता है ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। तो यहाँ पर सल्फर जो है कम है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो ऑक्सीजन इसको खींच लेगा, इसके इधर से ही खींच लेगा। तो कई इलेक्ट्रॉन इसका छीना रहा है, खींचा रहा है, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन छीना रहा है, तो छीना गया दे रहा है तो पॉजिटिव, तो इसका +4 हो जाएगा, 4 छीना रहा है। वैसे ही यहाँ पर भी फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एफ की बात करें तो ये खींच लेगा, ये छीन लेगा, दो गो इसका छीना रहा है तो इस पर +2, यहाँ पर देखिए इस पर +1 हो जाएगा, इस पर +6 हो जाएगा। तो कोई जरूरत नहीं है कि केवल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाएगा, नेगेटिव के अलावा ऑक्सीजन और सल्फर पॉजिटिव भी दर्शाएगा। ऑक्सीजन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाएगा जब ये फ्लोरीन माने अपने से अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एलिमेंट से जुड़ जाए, तब ध्यान रहे ऑक्सीजन हमेशा फ्लोरीन से जुड़ के पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शा सकता है। अन्य दुनिया में किसी के साथ जुड़ जाए तो उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम नहीं होता है, खींचेगा, माने उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ आइडिया दिए, चलिए इसको आप नोट करें। कुछ हम ऑर्डर लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट का, डाइपोल मोमेंट का, और समझाएंगे क्यों ऐसा होता है और क्वेश्चंस को देखा जाएगा, नोट करें। तो बाबू यहाँ पर जो ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड है इसमें बहुत सारा हमने प्रॉपर्टीज देख रखा है, इसमें और भी प्रॉपर्टीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखने जा रहा है। जैसे वाष्पशीलता का क्रम माने उड़नशीलता का क्रम, उसको वेपर प्रेशर बोल सकते हैं, वाष्प घनत्व, ठीक है ना, इसमें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा ये डाइपोल मोमेंट और अम्लीय गुण और इसका क्वांटम बहुत महत्वपूर्ण है, इसको छोड़ करके ये तीनों चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। वाष्पशीलता के क्रम की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, वाष्पशीलता के क्रम हम लोग देख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा मेरे बाबू कि यहां पर वाष्पशीलता की बात करें तो जिसका जितना ही ज्यादा वेट होगा, द्रव्यमान होगा, वह कभी उड़ेगा नहीं, माने वाष्पशील नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा फैक्टर डिपेंड करेगा इसके मॉलिक्यूलर वेट पर। कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वंडर वाल फोर्स भी बढ़ेगा, तो उसका वाष्पशीलता क्रम घटेगा। तो उड़नशीलता का जो क्रम है वाष्पशीलता या वेपर प्रेशर वाष्प घनत्व की बात करें यहाँ पर, या वेपर प्रेशर भी लिख सकते हो, VP माने वेपर प्रेशर वाष्प घनत्व, तो सबसे ज्यादा H2S का होता है, तब H2SE का होता है, तब H2TE का, तब H2O का। आप कहिएगा सर कि H2S का ज्यादा है उड़ने की प्रवृत्ति, लेकिन H2O का कम क्यों है? तो ध्यान रहे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम होता है और इससे डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर आ जाता है, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर आ जाए तो उसका फिर क्वांटनांक बढ़ जाता है, ठीक है ना, एक दूसरे से जुड़ते कॉम्बिनेशन करते जाएगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, तो उड़ने की प्रवृत्ति घट जाती है, ठीक है। तो ये वाष्पशीलता का क्रम ध्यान में रखना है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि H2S गैस होता है जबकि H2O द्रव क्यों, या H2O द्रव होता है जबकि H2S गैस क्यों?
तो इसका डिस्कशन, क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा थ्योरी को कंप्लीट कर ले अपन। नेक्स्ट देखिए अस्थायित्व का क्रम, तो स्टेबिलिटी का क्रम जिस तरह से हम लोग सीखे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी एकदम सेम वही ऑर्डर है। फिर नेक्स्ट क्वथनांक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वथनांक का क्रम। क्वथनांक माने कि जिसका द्रव्यमान बढ़ेगा उसका क्वथनांक भी ज्यादा होगा। ध्यान रहे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वंडर वाल फोर्स भी बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप बॉइलिंग पॉइंट माने क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ता है। तो अब जाहिर सी बात है वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, हाइड्राइड में ऊपर से नीचे आएंगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा, और जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। इसको थोड़ा सा तोप लेते हैं। तो सबसे नीचे क्या है, ओरिजिनल स्टाइल से टिपो, तो सबसे ज्यादा इसका है, फिर इसका है नीचे वाला, सबसे नीचे वाला का ज्यादा है, उसके बाद इसका है, तब इसका है। ये क्रम आप समझ रहे हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा नीचे ऊपर से नीचे जा रहा है तो बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट द्रव्यमान बढ़ने का, लेकिन यहाँ पर H2 ऊपर है फिर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्वथनांक ज्यादा है। क्यों? इसमें भी फैक्टर आता है H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ऑर्डर डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि H2S का क्वथनांक H2 से कम होता है क्यों, चाहे H2 का क्वथनांक अन्य हाइड्राइडो के क्वथनांक से उच्च होता है क्यों, तो क्या लिखिएगा, H2O का क्वथनांक सर्वाधिक होता है अन्य हाइड्राइडो की तुलना में, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन यौगिक पाया जाता है। बस यही कंसेप्ट, इसका सब क्वेश्चन हम कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा हम लोग को, ठीक है। हर एक टाइप्स के जेई नीट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज करेंगे, बोर्ड लेवल को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसके साथ साथ जेई नीट भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है अम्लीयता, वैसे में तो देख लिए हैं, या इसी को बोल सकते हैं के ए मानों का क्रम। तो सबसे ज्यादा नीचे वाला के ज्यादा होगा H2 TE का, तब H2 SE का, तब H2S, तब H2O का। ओरिजिनल स्टाइल से टिपो सबसे ज्यादा इसका होगा। फिर डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर एकदम इसके उल्टा हो जाएगा, सबसे ज्यादा H2 TE का, एकदम यही क्रम है, सेम क्रम है, H2 SE का, H2S का और H2O का, ठीक है ना। मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूं, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको मिटा रहा हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा क्या, निम्न में किन का क्वथनांक सर्वाधिक है। ऑप्शन ए दे देगा H2TE, बी दे देगा H2SE, सी दे देगा H2S और डी दे देगा H2O। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक H2O का होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे अम्लीयता का क्रम पूछ सकता है कि सर्वाधिक अम्लीयता किनका है, तो H2TE का है, ऑप्शन ए 4 दे देगा। फिर आपसे डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट पूछ सकता है, फिर आपसे वाष्पशीलता का क्रम पूछ सकता है, या उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बना करके क्लियर कर दे रहा हूँ कि कैसे एग्जाम में आएगा, तो आपको बनाना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following has highest वेपर प्रेशर, या आपसे वाष्पशीलता का क्रम पूछ सकता है। निम्नलिखित में किनका वाष्प दाब क्या है, उच्चतम है, हिंदी हो गया इसका। ऑप्शन दे देगा H2, बी देगा H2S, सी दे देगा मेरे भाई H2SE, डी देगा H2TE। अब ध्यान दीजिएगा H2S, यहां पर वेपर प्रेशर या वाष्पशीलता उड़ने की प्रवृत्ति किसमें ज्यादा है, H2S में। देख लिया ऑप्शन कहां है, H2S। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ क्लास को मैं ओवर कर रहा हूं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन के साथ देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बोर्ड लेवल क्वेश्चन को करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, धन्यवाद।